अगर आप 10th क्लास और 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, भले वो सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड, 12th क्लास में अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट ले रखा है बायो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम गुणवंत सिंह है। मैं जयपुर में मेधावी गुरुकुल नाम से कोचिंग संस्थान चलाता हूँ। हम लोग हर साल 25 स्टूडेंट्स को नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं इन अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। मीन्स हम लोग रहना और कोचिंग दोनों हमारे अंडर में रखते हैं। बेटर रिजल्ट मिलते हैं, ट्राई कर रहे हैं हम ये। उसी में हम लोगों को एक आया कि हमारे स्टूडेंट जनरली पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं, नीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आज हम इस वीडियो में नीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलिए, नीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो नीट की फुल फॉर्म। बेसिकली बच्चों को पता भी होती है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होती है, तो ठीक है हम लोग पता कर लेते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यूजी का मीनिंग यहाँ रहेगा अंडर ग्रेजुएट, बाद में पीजी भी करते हैं एमबीबीएस में बच्चे। ठीक है, हम लोग यूजी के लिए कर रहे हैं 12th के बाद में। हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। इसमें हम लोगों को जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है वही जाननी है बस। जैसे कि इसकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी, तो ये एग्जाम आपके कंडक्ट करवाया जाएगा एनटीए द्वारा, मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही एजेंसी है जो आपके जेई मेन का, सीयूईटी का एग्जाम भी करवाती है। पहले ये एग्जाम सीबीएसई बोर्ड ही करवाता था 2019 से पहले, बट 2019 के बाद में ये काम एनटीए के थ्रू ही होता है। आप लोगों को ये एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करती है, ये ध्यान में होना चाहिए। मतलब इनका खुद का इंडिपेंडेंट सिस्टम चलता है, ऑल्दो ये काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग नीट के थ्रू एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, बट एमबीबीएस क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पे रहता है और वही मोस्ट पॉपुलर है, इसीलिए हम एमबीबीएस की बात ही करेंगे पूरे वीडियो में। मैं बता दूंगा कि बाद और अलावा कौन कौन से हम लोग कोर्सेज कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उनकी बात ज़्यादा करेंगे। तो उसमें एमबीबीएस है। टोटल ओवरऑल अगर अपने इंडिया में देखें हम लोग, तो एमबीबीएस की जो सीट्स है वो 1,20,000 के अराउंड है, प्लस ही है, कम नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें उसमें गवर्नमेंट सीट जनरली पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले, कारण अच्छी एजुकेशन प्लस आप लोगों को कम फीस में एजुकेशन मिलती है। उसके अलावा हमारे पास 55,000 प्लस सीट्स हमारे पास में है प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के पास में। हालांकि वो कॉलेजेस थोड़ी कॉस्टली पड़ती है आपकी, बट उनका लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा ही रहता है। एनआईआरएफ ने उनको भी अच्छी रैंकिंग दे रखी है। उसके बाद में हमारे पास में कोर्सेज की बात करते हैं कि हम लोग अगर नीट में क्लियर कर देते हैं या मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर कर देते हैं तो हम लोगों को कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया सबसे पॉपुलर आपके पास में एमबीबीएस है। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये मोस्ट कॉमन है इसलिए इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं हम लोग। बीडीएस में भी एडमिशन, डेंटल कॉलेजेस, सेपरेट कॉलेजेस है बहुत सारी जो डेंटल का कोर्स करवाती है। जैसे एम्स डेंटल का कोर्स नहीं करवाएगी आपको, डेंटल के कोर्स के लिए आपको और किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसमें बीडीएस का फुल फॉर्म आप समझ गए, जानते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीएएमएस का भी कोर्स आप कर सकते हैं नीट के थ्रू। अकॉर्डिंग टू नीट स्कोर कार्ड आपको बाद में काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, कॉलेजेस अलॉट होगी, वो आपको बाद में यही कोर्स करवाएगी। आपको बीएचएमएस भी कर सकते हैं, बीयूएमएस का कोर्स भी कर सकते हैं। नर्सिंग भी एक ऑप्शन है। जनरली लोग नॉर्मल अपने प्राइवेट कॉलेजेस में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में करते हैं नर्सिंग का, बट वो भी नीट के बेसिस पर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है जो आपको बीएससी नर्सिंग करवाए। कुछ अलाइड सर्विसेज भी है, ठीक है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कभी बाद में लेंगे इनके बारे में। अब बात आती है सर की जो हम लोगों को कॉलेजेस मिलेगी, एमबीबीएस हमने चूज कर लिया, उसके बाद हमको कॉलेज चाहिए, तो मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे जो आपके कॉलेज रहेगी वो रहेगी एम्स। एम्स की क्या सिचुएशन है इंडिया में वो पता कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट एम्स जो बना इंडिया में वो 1952 में हमने फर्स्ट बार नींव रखी और 1956 में वो ऑपरेशन में आया जिसका नाम है एम्स दिल्ली। वो आज भी रनिंग है। आज की करंट कंडीशन में हम लोगों के पास में 20 प्लस ऑपरेशनल एम्स है जो अभी ऑन वर्किंग है आपके पास में। उसमें कुछ कॉमन या मोस्ट पॉपुलर कह सकते हैं वो नेम मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया, एम्स भोपाल हो गया, एम्स रायपुर हो गया, ऋषिकेश, जोधपुर, पटना।
इसके आगे जो आपको रैंकिंग दिख रही है वो NIRF की रैंकिंग है, आपको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये आपको नेशनल वाइज आप लोगों के पास में रैंकिंग बनाती है सारे इंस्टीट्यूट, मतलब हो सकते हैं वो इंजीनियरिंग के हो सकते हैं वो मेडिकल के हो, सब इंस्टीट्यूशन की वो लोग रैंकिंग बनाते हैं। उसमें अगर मेडिकल फील्ड में जाए तो फर्स्ट रैंक मिली हुई है एम्स को। काफी बार ऐसा रहा है कि एम्स को ही एम्स दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिली है। तो हम लोग एम्स दिल्ली को ज्यादा प्रीफर करते हैं बच्चे, हालांकि वो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी उसमें, लेकिन बच्चों की चॉइस रहती है कि हम लोग एम्स दिल्ली में ही जाएं। बाकी की रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक ठाक रैंकिंग है और एम्स में एडमिशन लेना इसलिए ठीक भी रहता है। उसके बाद में 5 ऐसी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे हरियाणा में भी एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बिहार में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब आप लोगों को नीट का जो स्कोर रिक्वायर्ड होगा एम्स में एडमिशन के लिए वो होगा 650 प्लस। उसमें भले आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको अराउंड इसी मार्क्स रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या हम SC ST कैटेगरी से आते हैं। सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहती है कि वो प्रिपरेशन ऐसी करे कि 650 प्लस, मैं तो कहूँगा और भी ऊपर जाए, 680 प्लस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रहेगी, डजेंट मैटर, वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है, हमको बेटर के लिए ट्राई करना है। आगे की बात, हम लोगों को एक कॉलेज इसमें ऐसी मिलती है जो पॉपुलर भी है और उसकी NIRF की रैंकिंग 2025 के अकॉर्डिंग, और पहले ये इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम सेपरेट करवाता था, बट आफ्टर 2019 इन्होंने भी ये काम कर दिया कि भी हम लोग NTA के थ्रू ही या नीट के थ्रू ही हमारे सिलेक्शंस लेंगे। इनके पास भी 200 प्लस सीट्स है। नीट का स्कोर इसमें थोड़ा सा और अच्छा चाहिएगा, 660 प्लस का मतलब ये एवरेज वैल्यू ले रहा हूँ मैं, आप ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, फ्लक्चुएट होगी, ये ज्यादा ही रहेगी कम नहीं होगी। अब थर्ड ऑप्शन अपने पास में आता है सर इन दोनों में नहीं हुआ, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट डीम्ड कॉलेज बीच में होगी, लेकिन क्योंकि वो कॉस्टली है तो मैं उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। उसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, थर्ड और मेजर अपना जो ऑप्शन रहेगा वो यही रहेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपके पास में इंडिया के लेवल पे ये कम से कम 55,000 टू 57,000 के अराउंड सीट्स अलॉटेड है। जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे, राजस्थान का एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्योंकि कोटा सीकर बहुत बड़े हब हैं नीट की IIT कोचिंग के लिए, तो राजस्थान का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। राजस्थान के लेवल पे अगर हम देखें तो राजस्थान में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अपने पास में वो 30 प्लस कॉलेजेस है। 30 प्लस कॉलेजेस के पास में जो सीट्स हैं वो है 4630 प्लस होगी और सीट्स। उसके अलावा कुछ कॉमन कॉलेजेस के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसमें जो कॉमन और मोस्ट पॉपुलर जो कॉलेज अपने पास में वो है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। NIRF की रैंकिंग मैंने मेंशन की है इसमें 39th। एक आप यहाँ नोट देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ लिखा हुआ है 85% स्टेट कोटा एंड 15% ऑल इंडिया कोटा। एक्चुअली में जितनी भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें ये कोटा एप्लीकेबल। इन कोटा में क्या होता है, आप लोगों को 85% तो वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो उसी स्टेट के हैं, 15% स्टूडेंट्स अदर स्टेट्स के भी हो सकते हैं। अब उसमें इसलिए यहाँ पर 2 कट ऑफ बनेगी। अगर आप नेशनल कोटा से किसी मेडिकल कॉलेज में स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो 650 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए, और अगर आप जैसे राजस्थान से ही हैं तो ये थोड़ा कम हो सकता है, 620 प्लस में भी आपको एडमिशन मिल जाए ठीक ठाक कॉलेज में। उसके बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन और, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सपना आर्मी में जाने का होता है बट वो मेडिकल फील्ड को साथ रखना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप AFMC में एडमिशन ले लें। आप लोगों को आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे का नाम यहाँ दिख ही रहा है। आप ध्यान रखना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नीट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते बट एलिजिबिलिटी प्रूव कर सकते हो आप नीट के थ्रू। जैसे इसमें टोटल सीट्स आपको जो नीट के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी वो 145 सीट्स होगी, उसमें 115 सीट्स बॉयज के लिए रिजर्व्ड है एंड 34 गर्ल्स। उसमें जो नीट का स्क्वायर होना चाहिए ओनली फॉर एलिजिबिलिटी बोल रहा हूँ, आप लोगों को फर्दर बहुत सारे प्रोसेस से निकलना हो सकता है, उसमें एक एप्टीट्यूड का टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो आपको मार्क्स चाहिए 660 प्लस। बट ये बेटर लाइफ चॉइस हो सकती है अगर आप इसमें जाना चाहें तो इट वुड बी अ बेस्ट चॉइस ही कहूँगा मैं तो। आर्मी में या आर्मी के साथ काम करना ये तो बहुत प्राउड की बात होती है, तो आपको इसके लिए भी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद में कुछ अदर डीम्ड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस आएंगी इसमें,
लेकिन उनका हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉस्टली है। तो हम लोग जब नीट में ट्राई कर रहे हैं तो अच्छी के लिए ट्राई करें, बट हो सकता है कि आपको अच्छी रैंक पे भी प्राइवेट कॉलेज अलॉटेड, फीस ज्यादा लगेगी बट लेवल ऑफ एजुकेशन उनमें भी अच्छा रहता है। उसके बाद अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कॉमनली आपको पता होना चाहिए। इसमें क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एकेडमिक की बात करते हैं। एकेडमिक में आप लोगों को 10+2 मीन्स 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एज अ कोर सब्जेक्ट आपके इंग्लिश भी होना चाहिए। जनरली सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड्स इंग्लिश को एज अ कोर सब्जेक्ट देती है और स्कूल इसको ऑप्ट करती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत रेयर कोई ऐसा होगा केस जिसके इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट नहीं हो। परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है, जेई मेन में थोड़ा ज्यादा है बट नीट में थोड़ा कम है। नीट के लिए आपको अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को 50% मार्क्स चाहिए 12th में पीसीबी में। इसके अलावा आप लोगों को ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 40% चाहिए। जो फिजिकली डिसेबल है उनके लिए थोड़ा ये वेरी करता है, वो अलग डिटेल्ड बात है, जब आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। एज का फैक्टर, आप लोगों की एज जिस ईयर में आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हो उस ईयर में आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा भी है, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको एज अ गूगल ड्राइव लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। आप लोग वहां से पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके अगर वापस स्टडी करना चाहो तो कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि नीट 2026 में कोई आदमी अगर मान लो कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो उसको क्या करना है, उसकी सारी जो एज की जो क्राइटेरिया वो रेक से रहेगा कि उसका बर्थ डेट 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद के जो भी बच्चे होंगे वो इस साल नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये मिनिमम एज का क्राइटेरिया हो गया। अगर हम मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया लें तो टिल द डेट 13 जनवरी को लास्ट अपडेट आया था नीट का, उसमें अभी तक कोई जिक्र नहीं है कि अपर एज लिमिट है। अपर एज लिमिट है ही नहीं, किसी भी एज में आप लोग नीट का एग्जाम दे सकते हो। इस वजह से पिछले कुछ सालों में कंपटीशन बढ़ा है, बच्चे वेट करते हैं अच्छी कॉलेजेस का, 1 2 3 4 5 5 अटेम्प्ट भी बच्चे दे देते हैं। अगर मान लो उनके घर पे रह के वो स्टडी कर रहे हैं तो वो पैसों के हिसाब से भी अफोर्डेबल रहता है, तो बच्चे बहुत वेट करते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। तो आप लोगों को बेस्ट बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन बड़ा इजी सा है। आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही रहेगा। पेन पेपर मोड का मतलब आपको ओएमआर शीट पे पूरे आंसर फिल करने होंगे। फिल करते टाइम बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। आप लोगों को वैसे ओएमआर शीट के बारे में बेसिक आइडिया होगा, फिर भी मैंने एक पिक यहाँ डाल दी है, आप पता कर सकते हैं इससे कि भाई ओएमआर शीट कैसे दिखती है और हमको कैसे फिल करनी होती है। मैंने मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में ऐसा बहुत बार पाया है कि गलत ओएमआर शीट पढ़ने से भी बच्चों की रैंकिंग ऊपर नीचे होती है। तो ये भी आपका मेन एक फंडा होना चाहिए, आप लोगों को इसको भी समझना चाहिए, एग्जाम से पहले इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, वो सिलेबस भी साथ में बता ही देंगे आपको। वैसे सिलेबस का डिटेल्ड एक वीडियो मैं डालूंगा बाद में, उसमें आप पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले लेना कि भाई कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आता है और किस हिसाब से नंबर डिवाइड होते हैं। अब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन अपने पास ये है कि टोटल क्वेश्चन जो अपने पास आने वाले हैं पेपर में वो है 180 क्वेश्चंस। उसमें से जो मार्क्स उनके टोटल ओवरऑल हो जाएंगे वो 720 मींस एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। सेपरेट अगर बाइफर्केशन हम लोग देखना चाहें तो उसमें फिजिक्स 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के 45, बॉटनी के 45, जूलॉजी के 45 और इन सब के मार्क्स मैंने सामने मेंशन किए हैं। ये बायो आप वन वर्ड में इसको बायो ही बोलते हो, लेकिन बाइफर्केट करके आपको समझना भी चाहिए है क्या। ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स का मिलेगा, इसीलिए क्योंकि 3 आवर्स का टाइम है। 3 आवर्स का मतलब हो गया 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट आपको अलॉट हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि नीट में अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, आपके कंसेप्चुअल बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रखी है, फिर भी आप लोगों को एक फैक्टर है जो रैंक आपकी ऊपर नीचे कर सकता है, दैट इज स्पीड। तो आप लोगों को एक्यूरेसी विद स्पीड जरूर चेक करनी है। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन ही ऐसे करनी है कि स्पीड आपकी अच्छी खासी रहे। जैसे कि यहाँ 3 आवर्स की बात मैं बता ही चुका हूँ, 180 मिनट्स मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। अब देखो मार्किंग स्कीम +4 मार्क्स मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर के,
-1 मार्क, मतलब 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया था। मतलब तुक्केबाजी का सवाल नहीं उठता यहाँ, तुक्केबाजी करोगे तो आपके सही क्वेश्चंस में जो मार्क्स मिले हैं वो भी डिडक्ट हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के कारण। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, बोर्ड्स पैटर्न में ऐसा नहीं होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग की स्कीम चलती है। हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन अनआंसर छोड़ दिया, मतलब आपको नहीं आया और आपने ओएमआर शीट में उसको फिल नहीं किया, इन दैट सिचुएशन आप लोगों को उसका कोई मार्क डिडक्ट भी नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कुछ हो भी नहीं रहा। ये तो हो गई अपने पास में नीट की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इस साल नीट 2026 का एग्जाम होने वाला है। हालांकि हम जब वीडियो बना रहे हैं तब तक काफी दिन निकल चुके हैं, फॉर्म आए हुए, फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे वो 8 फेब से हुए थे। 8 मार्च 2026 को आपके क्लोज हो जाएंगे फॉर्म। हो सकता है उसमें एक्सटेंशन हो या नहीं हो, हमको नहीं पता, तो आप लोग अभी फिल कर लेना, होली की छुट्टियों से पहले पहले ही कर लेना। एग्जाम की जो डेट आपको मिल सकती है वो 3 मई 2026, तो इसका पूरा ध्यान रखना। अपने पास टाइम कम है, जो भी प्रिपरेशन है उसको बेस्ट वे में और करो और प्रैक्टिस करो, एक्यूरेसी विद स्पीड का फंडा फॉलो करो। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एनटीए और नीट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगी। कोई जादू नहीं है यहाँ पर कि भाई मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपको ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नीट की है, तो अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन इस पे मिल जाएगी। थैंक यू।